बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज चैप्टर नंबर 12 में हमारा लेक्चर नंबर है 7 और ये बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। तो ये जो टॉपिक्स है ये हमारे इस चैप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर बोर्ड और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। सो इस पर हमें काफ़ी सारा टाइम भी दरकार होगा, इस वजह से हम टाइम को सेव करते हुए अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ को, तो इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करते हैं। सो इसके लिए एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स या 3 एप्लीकेशन हमारे इस सिलेबस में शामिल हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। यानी अगर हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, इट मीन ऐसे हम उसको ले सकते हैं कि साइड के ऊपर सारा चार्ज है, अंदर से वो खोखला है, हॉलो है। तो अगर उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो तो गॉसेस लॉ को कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले ये आप सरफेस एक देखेंगे, बैरो वाली सरफेस नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके इनसाइड किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है और अंदर से ये टोटल सरफेस क्या है? हॉलो यानी खोखली है। लिहाजा लिखा है कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस क्या है? आर। यानी कैपिटल आर रेडियस के साथ एक स्फीयर मैंने सेट किया है जिसके ऊपर क्या स्प्रेड कर दिया गया है? चार्ज। अब जब आप लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपको यकीनन एक सरफेस दरकार होगी जिसके ऊपर आप लॉ अप्लाई कर सकेंगे। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे उसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। क्या नाम होगा? गॉसियन। ये जो गॉसियन सरफेस होगी ये हम इमेजिन करेंगे, इसलिए ये एक इमेजिनरी सरफेस होगी। बुनियादी तौर पे हम टेम्परेरी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए उसको वहाँ पे क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि ये आपको डॉट डॉट की शक्ल में एक छोटा सा स्फीयर नज़र आ रहा है। इस स्फीयर का रेडियस आर डैश है और ये जो स्फीयर है बेसिकली इट इज़ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज़ द इमेजिनरी सरफेस अपॉन विच द गॉसेस लॉ वी कैन अप्लाई, जिसके ऊपर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं एंड टू फाइंड द एवरीथिंग, जिसमें ऐसी चीज़ें मालूम करने के लिए। सो लेट ए गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस आर डैश। जब बेटा लिखेंगे आर डैश लेस देन आर, इट मीन ये गॉसियन सरफेस इनसाइड इट हम अंदर लेंगे। अगर आर ग्रेटर होता तो फिर हम क्या चले जाते हैं? आउटसाइड। तो हम क्लियर कर लें कि हम इनसाइड सरफेस पढ़ रहे हैं, आउटसाइड सरफेस का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। सो आगे बढ़ते हैं। वेयर द चार्ज इन द गॉसियन सरफेस इज जीरो, कि जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इसके अंदर इनसाइड इट किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब हमने इस पर गॉसेस लॉ भी अप्लाई करना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत मालूम करनी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत क्या होगी ये हमने मालूम करना है। सो अब जरा देखिएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉसेस लॉ है। अब जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्यू की कीमत क्या होगी? जीरो। जब बेटा क्यू जीरो पुट करेंगे तो फाई किस चीज़ के बराबर होगा? जीरो के। इट मीन फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। अच्छा, अब अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? फार्मूला है ई डॉट ए इज इक्वल टू फाई। अगर फाई की कीमत बेटा यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ई डॉट ए इक्वल टू किसके बराबर होगा? जीरो। इट मीन अब ई और ए का प्रोडक्ट जीरो है, या तो वेक्टर एरिया जीरो हो सकता है या ई जीरो हो सकता है। और आप जानते हैं कि वेक्टर एरिया या एरिया की मैग्नीट्यूड इसलिए जीरो नहीं है क्योंकि गॉसियन सरफेस एक वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। तो सरफेस की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एरिया जीरो नहीं है या वेक्टर एरिया की कीमत नल वेक्टर नहीं है तो फिर अंडरस्टूड बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत क्या होगी? मैग्नीट्यूड जीरो होगी, या वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा? नल वेक्टर। तो क्या बात समझ में आई कि हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत क्या होती है? जीरो। इट मीन बेटा अगर लोहे का एक पाइप ले लिया जाए बड़ा सा और उस पाइप के सतह के ऊपर चार्ज को बिखेर दिया जाए तो उसके अंदर वाले हिस्से के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जवाब नहीं होगी। यही वजह है कि आजकल इसकी एक एप्लीकेशन हमें नजर आती है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के कॉर्नर पे जाएंगे तो ऊपर आपको ग्रीन कलर में लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेस से बचने के लिए हम किसी डिवाइस को कैसे शील्ड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें आप एक छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तैयार करते हैं और आपको खतरा ये है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इंटरफेयर करेगी, तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इनहराफ या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंट्रेंस से बचाने के लिए क्या करेंगे? आप उस डिवाइस को एक छोटे से मेटल बॉक्स के क्यूब के अंदर रख देंगे।
जब वो मेटल बॉक्स ऊपर से कवर करेगा, अंदर वो हॉलो होगा, वो हॉलो सतह के ऊपर क्या पड़ा होगा, आपका डिवाइस पड़ा होगा। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, मगर इसके अंदर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ज़ाहिर है हम उसको सेव कर सकेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, जीरो है, क्यों है? तो बेटा चलते हैं, हमने एक लेक्चर पीछे, बल्कि 2-3 लेक्चर पीछे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, याद है ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी में। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक लाइंस की ये जो लाइंस है ये बेटा आउटवर्ड ऐसे जा रही है, बिल्कुल ठीक है। ये लाइन किधर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। अगर ये लाइन हम अंदर जाने की इजाज़त देंगे तो फिर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब हम ये कहते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब ये लाइन कभी इसके अंदर दाखिल नहीं होगी, चूँकि अगर अंदर दाखिल होती है तो किस रूल की वायलेशन होती है, इंटरसेक्ट होने वाले रूल की, चूँकि इसने आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना। और फिर आप जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये था पहली एप्लीकेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर्स। ओके बेटा, अब दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। मैंने यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दिया थिन शीट, थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। बेटा ये मेरा हाथ अगर एक शीट है और अगर ये शीट थिक है यानी मोटी शीट है, तो मैं चार्ज अगर ऊपर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तो नीचे नहीं होगी। अगर चार्ज नीचे रखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी तो ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये शीट कौन सी शीट है, थिक। थिक की इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड के ऊपर होती है जिधर चार्ज होता है, दोनों साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्ट नहीं करती। अगर ये मेरा हाथ की बजाय कोई थिन शीट हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है जो बिल्कुल एक थिन शीट है, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज रख दूं तो चार्ज का फील्ड इफेक्ट जितना ऊपर होगा उतना क्या होगा, नीचे। इसका मतलब इस वक्त जो हम फील्ड ले रहे हैं वो किस शीट की ले रहे हैं, थिन शीट की। अच्छा, इन्फिनिट का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा है, इनफाइनाइट्स का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा है कि इसका ये मतलब नहीं कि ये वाकई दाहबदूद हद तक जा रही होती, नहीं, ये इतनी बड़ी शीट होती है कि ताकि इसकी फील्ड यूनिफॉर्म रहे, यानी साइज़ के बड़ा करने से एक यूनिफॉर्म फील्ड हम हासिल करना चाहते हैं। ओके, तो लिहाजा इस वक्त हमने दो बातें समझी हैं कि एक तो ये इनफाइनाइट शीट है, नंबर 2 दूसरा ये कि ये कौन सी शीट है, थिन। थिन की खूबी है कि चार्ज की दोनों तरफ यानी इधर भी फीड होगी इधर भी फीड होगी, एक बात होगी। दूसरा ये है कि ये जो शीट है इनफाइनाइट इसलिए रखी गई है ताकि इससे पैदा होने वाली फील्ड हम ऊपर या नीचे मेजर करें या दाएं या बाएं मेजर करें तो फील्ड की कीमत क्या हो, यूनिफॉर्म हासिल हो सके। ओके, सो हमने लिखा है कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक शीट है, आप इसको ऐसा भी बेटा रख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं। इस शीट के ऊपर हमने एक चार्ज बिखेर दिया है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है। अगर मैं यूँ कर दूँ तो दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी है। ओके, गाज़ियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक हम गाज़ियन सरफेस बनाते हैं जो कि सिलेंडर की शक्ल में है और जो इस सरफेस के अंदर से पास हो रहा है। ज़रा देखिएगा, ये वो गाज़ियन हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, इसमें से ये एक गाज़ियन सरफेस गुजारी गई है जो कि सिलेंडर की शक्ल में है। सिलेंडर का एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक कर्व सरफेस है, तो सिलेंडर 3 सरफेस में मुश्तमिल है। अब ज़रा मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी देते हैं। बेटा ये हमारे पास शीट होगी, ओके, ये शीट इधर भी फील्ड देती है इधर भी फील्ड है। हमारा क्वेश्चन ये है कि शीट की वजह से यहाँ और यहाँ कितनी फील्ड होगी, उसके लिए हमने इसके ऊपर एक गाज़ियन सरफेस डेवलप की। ये मेरे पास एक पॉइंटर है, हम इसको मानते हैं कि ये गाज़ियन सरफेस है, ये देखिए पास होगी इसमें से। जब बेटा इसमें से ये पास होगी तो इस शीट का आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा इधर नज़र आएगा, ठीक है, और कुछ हिस्सा इस तरफ नजर आएगा, यानी कुछ दाएं तरफ है और कुछ किधर है, बाएं तरफ है। अब इस हिसाब से देखें, ये कुछ हिस्सा इधर नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा इधर नजर आ रहा है। चूंकि बोर्ड है तो बाजार ऐसा लगता है जैसे उसमें से पास कर रहा है, तो यूं आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, अब ये एक सरफेस ये है, यानी ये टॉप सरफेस जिसको हम कहते हैं ये वाली, इसका रुख किधर है, इस तरफ राइट साइड के ऊपर है, इसका रुख किधर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है। ये गोल सरफेस है जिसे हम कर्व सरफेस कहते हैं। इसकी डायरेक्शन बेटा अपवर्ड भी होगी, इसकी डायरेक्शन इधर भी होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर भी। इस वक्त हमने जो सिलेंडर इसमें से पास किया है वो आधा इधर है आधा इधर है। हमने मालूम करना है इधर और इधर क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस गाज़ियन सरफेस के या गाज़ियन सिलेंडर की कितनी सरफेस है बेटा, 3 सरफेस है। नंबर 1 कौन सी, ये राइट साइड से, ये कौन सी लेफ्ट, ये कौन सी कर्व, S1
S2 S3 तीन सरफेसेस है। ओके, अच्छा अब इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड आउटवर्ड दिखाता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड किधर दिखाएगा? आउटवर्ड। तो ज़रा गौर से देखें, ये जो सामने सरफेस एरिया है इसकी डायरेक्शन किधर है? राइट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? राइट की तरफ। दोनों में थीटा कितना मार रहा है? 0 डिग्री। अब जरा इसको देखें, ये सरफेस किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। इसका मतलब इस सरफेस का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों के डायरेक्शन क्या है? आपस में पैरेलल है। अब जरा कर्व सरफेस को देखें बेटा, अगर कर्व सरफेस अपवर्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी समत में जा रही है। एंगल कितने डिग्री का क्रिएट होगा? 90 का, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कैसे है? वर्टिकल। इससे साबित हुआ कि तीन सरफेस के ऊपर, दो के ऊपर 0 डिग्री का एंगल बनता है और एक के ऊपर कौन सा एंगल बनता है? 90 का। उसी लिहाज से हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू ए सरफेस S1, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, S क्या होगा? 3। बेटा ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, ये गोल सरफेस क्या होगी? S3। ये जो फ्रंट टिप है ना आगे क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं सरफेस कह रहा हूँ। ओके, जब यूँ रखूंगा तो ये राइट पे इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ाहिर इधर जा रही है, पैरेलल होगी। इसकी जो लेफ्ट की साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जाएगी? लेफ्ट की तरफ। दोनों क्या होंगे? पैरेलल। और कर्व सरफेस ऊपर की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जाएगी तो एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? 90 का। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो द सरफेस S1 है, ये सरफेस हमारी S1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक ही समत के अंदर है। थीटा कितने डिग्री का? 0 का। E डॉट ए का 0 की कीमत 1, आंसर ये हो जाएगा E है। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। फ्लक्स तो द सरफेस क्या है? S2। S2 में देखें तो E डॉट ए, ये देखो इस मत में, यहाँ भी देखें थीटा फिर किस चीज़ के बराबर है? 0 डिग्री की। और का 0 की कीमत 1, ये दूसरा फ्लक्स हो जाएगा। तीसरे फ्लक्स की कीमत ये है कर्व सरफेस। बेटा कर्व यहाँ से ले लो, ये यहाँ से। कर्व का एरिया की डायरेक्शन अप होगी या डाउन होगी, मगर इलेक्ट्रिक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। अप डाउन दोनों सूरतों में यहाँ एंगल कितनी डिग्री का नजर आता है? 90 का। ये देखो तीसरे से के अंदर एंगल कितनी डिग्री का? 90 का। इसका फ्लक्स क्या होगा? 0। तो सरफेस S1, S2 और S3। हाँ जी बेटा, अब इसमें हम पढ़ रहे थे सरफेस S1, S2, S3। अब बेटा तीनों सरफेसेस को अगर हम काउंट करेंगे तो वो जो गाजियन सरफेस हमने डेवलप की थी सिलेंडर की शक्ल में, उस गाजियन सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा, यानी फ्लक्स थ्रू द गाजियन सरफेस ड्यू टू द शीट की वजह से। अब जरा जाते हैं φ1, φ2, φ3, यानी एक फ्लक्स φ1, दूसरी सरफेस का φ2, तीसरी का क्या? φ3। बेटा इन सबको ऐड कर दें। EA 0, EA कहाँ से? इस इक्वेशन से। EA इस इक्वेशन से 0, इससे टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा? इक्वेशन नंबर A में φ = 2EA। ये हमने फ्लक्स निकाला किस चीज़ का? गॉसियन सरफेस का। अब हमने ज़ाहिर अप्लाई करना है गॉसियन लॉ को। गॉसियन लॉ क्या है? φ = Q/ε0। हाउ कैन यू मेजर द चार्ज Q? हाउ कैन यू फाइंड द चार्ज Q फ्राम दिस सरफेस? कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए बेटा मुख्तलिफ 3 कैटेगराइज हैं। अगर तो बेटा ये सरफेस हो तो इसके लिए फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है? ये ऊपर मैंने मेंशन किया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर सरफेस हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये लाइन होती, कोई ऐसी लंबाई वायर की तरह होती, फिर क्या लिखते? चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर इसे पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा अगर कहीं क्यूब होता, वॉल्यूम होता, तो फिर लिखते चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चूँकि इस वक्त हमारा टॉपिक ना वॉल्यूम का है ना लीनियर का है, बल्कि किसका है? सरफेस का। तो हम उसमें से कौन सी कीमत लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें समझना चाहिए कि ये चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर लंबाई के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कि शीट हमारी सरफेस है, इसलिए हम चार्ज पर यूनिट एरिया या Q = सिग्मा ए। ये Q की कीमत आप इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा φ = सिग्मा A/ε0। अब बेटा आप इक्वेशन नंबर A और B दोनों चुके फ्लक्स हैं, एक गॉसियन लॉ से और एक ज्योमेट्रिकली, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। ये देखें कंपेयर हो गया। आप A को A से क्या कर दीजिएगा? कैंसिल। रिजल्ट हो जाएगा E = 2/ε0। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दोनों तरफ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा E = σ/2ε0। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट थिन शीट चार्जेस। तो इन्फिनाइट थिन शीट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका आंसर हमारे पास ये हासिल होगा। ओके, अब से वो पूछे कि R यूनिट वेक्टर किधर है? तो बेटा याद रखना है, अगर ये पॉजिटिव शीट है तो R यूनिट वेक्टर आउटवर्ड होगा,
इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव शीट कहा जाता है तो फिर पॉजिटिव यूनिट वेक्टर किधर होगा, इनवर्ड होगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारे टॉपिक के मुताबिक पॉजिटिव का है, लिहाजा हम आउटवर्ड लिख रहे हैं, लेकिन ये नॉलेज में रहना चाहिए कि अगर ये शीट नेगेटिव हुई तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब रहते हैं हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। थर्ड एप्लीकेशन ये है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, यानी ऐसी दो पैरेलल प्लेट हैं और दोनों चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, चार्ज दोनों का बराबर मगर साइन में अपोजिट है, उनके एंड सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। जैसा ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत क्या होगी। हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए यकीनन फिर वही है एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ में क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस चाहिए होगी। यहाँ जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो किस शक्ल में लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। जैसे संदूक होता है ना, घरों में हम यूज़ करते हैं वो, और संदूक का जो आमतौर पे स्टाइल होता है वो कैसा होता है, उधर ये देखें, ये तकरीबन ऐसे होता है कि उसकी ये लंबी साइड होती है, एक लंबी साइड उसकी ये होती है, यानी दो साइड उसकी लंबी होती हैं ऐसे, और दो साइड उसकी क्या होती हैं, चौड़ी सी होती हैं, और थोड़ी सी उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो यानी वो 3 डायमेंशन बनेगा, उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, और क्या होगी, हाइट भी होगी। हम इस किस्म का एक बॉक्स लेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, गॉसियन बॉक्स। तो ये देखते हैं ज़रा कि कंसीडर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, ये दो पैरेलल प्लेट हमने ले ली, और हम कहते हैं कि गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ बॉक्स ABCD, ठीक है। अब बॉक्स की शक्ल में याद रखें, अभी भी सरफेस को यूज़ कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला वही यूज़ होगा जो 2 मिनट पहले हमने यूज़ किया था। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब Q किसके बराबर होगा, सिग्मा A के। ये तो वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई है। अब जैसे ये शीट खड़ी है तो बेटा ऐसे भी शीट रख सकते हैं, तो दरमियान में हमने इसकी फील्ड मालूम करनी है। अगर इन शीट को ऐसे कर दें, यूँ एक शीट एक नीचे आ जाए, किधर आ जाए, ऊपर, तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। अब हमारी जैसे टेक्स्ट बुक पर डायग्राम बनी, मैंने सेम है वैसे डायग्राम शिफ्ट कर दी। ज़रा ये देखेंगे डायग्राम आपको नजर आ रही होगी बेटा। ये ऊपर एक शीट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। एक थोड़ी वजाहत कर दूं, कभी भी शीट को ऐसे दिखाते वक्त यहाँ चार्ज नहीं दिखाना, क्योंकि ये इनसाइड हो जाएगा। तो कभी भी सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होता, हमेशा चार्ज किसके ऊपर होता है, उसके बैरूनी सरफेस पे होगा। लिहाजा जब भी दिखाएंगे इस हिस्से में दिखाएंगे। एक दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से चार्ज हमेशा सरफेस पे शिफ्ट होता है, यानी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर चार्ज अंदर एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन अंदर होगी, और इलेक्ट्रिक लाइन अंदर होने का चांस खत्म हो चुका है, चूँकि हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, अब ये शीट है पॉजिटिव, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये शीट A है और ये नीचे शीट क्या है, B है। इसमें से हमने एक गॉसियन बॉक्स लिया है, ये बॉक्स में डॉट से दिखा रहा हूँ, ये देखें डॉट 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 ऐसे। तो ABCD ये एक ऐसा बॉक्स है बेटा जिसकी 2 लंबी साइडें हैं और 2 छोटी साइडें हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, जो साइड AB लंबी साइड है वो 2 प्लेटों के दरमियान में है। ज़रा क्या लगता, 2 प्लेटों के दरमियान में, और एक लंबी साइड प्लेट A के अंदर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 लंबी साइडों दो में से एक 2 प्लेटों के दरमियान है, और दूसरी किधर है, दूसरी प्लेट A के अंदर है। इट मीन्स वो फील्ड के अंदर नहीं है बल्कि वो प्लेट के अंदर है। ओके, और 2 छोटी साइडें मौजूद हैं। अब ज़रा हम इसको एक तस्वीरी शक्ल में देखते हैं। ये ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी ये लंबी साइड है, ये लंबी साइड है, ये छोटी साइड है, ये छोटी साइड है। मैं इसको बेटा यूँ रखता हूँ, ये नज़र आ रहा है, मैं दोनों के दरमियान में नहीं रखता, ऐसे रख रहा हूँ, ये देख लें। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये जो लंबी साइड है, ये वाली, ये प्लेट के अंदर आ गई है, और ये लंबी साइड 2 प्लेटों के दरमियान में आ गई है। तो ये जो ऊपर वाली साइड होगी, इसका एरिया किधर होगा, अपवर्ड, इसका एरिया किधर होगा, डाउनवर्ड, इसका एरिया किधर होगा, इस साइड तरफ, इसका एरिया किधर होगा, इस तरफ। इसका मतलब इन चारों साइडों के एरिया आउटवर्ड जब शो करेंगे तो इसका किधर है, अप, इसका किधर है, डाउन, इसका राइट, उधर का क्या चला जाएगा, लेफ्ट। इसका मतलब ये होगा कि अब इसका एरिया किधर होगा, इधर, इसका एरिया किधर होगा, इधर, और इसका एरिया किधर होगा, इधर, इसका एरिया किधर होगा, इस तरफ। ओके, ये आप लोगों की शीट नज़र आ रही है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर जा रही है, नेगेटिव की तरफ। जरा ऐसे आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस एरिया के दरमियान 0 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, इस एरिया को देखें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। यहाँ कितने का एंगल बनता है, 90 का। और ये जो साइड है ये फील्ड से बाहर खड़ी है, क्योंकि हमने क्या कहा कि प्लेट के अंदर फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब अगर अंदर फील्ड नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ाहिर कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो अब हमने क्या समझ लिया कि हमने जो बॉक्स सेट किया बेटा, उसकी 4 साइडों में से जो साइड 2 प्लेटों के दरमियान में आ रही थी उसका एरिया भी डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा, जो साइड इधर है
और जो साइड इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वर्टिकली नीचे आ रही है, एरिया दोनों में क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। एंगल कितनी डिग्री का बनता है, 90 का, लिहाजा यहाँ भी एंगल की कीमत क्लियर होगी। और जो हमारी सरफेस ऊपर की तरफ खड़ी है उसको हमें एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो साइड हमारी फील्ड से किधर खड़ी है, बाहर। फील्ड किधर है, फील्ड सरफेस से लेके सरफेस तक है, अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं है, यानी प्लेट के अंदर किसी किस्म के फील्ड नहीं है। अब मैंने ज़रा आपकी आसानी के लिए इसकी 4 सरफेस को मेंशन कर दिया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। 4 साइडों में से जब ए बी का फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रो ए बी φ1, तो ए बी मैंने बताया कि एरिया भी डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो थीटा किसने के बराबर होगा, 0 डिग्री का। जब थीटा 0 डिग्री का होगा बेटा, इसमें ये देख सकते हैं ये दोनों एक ही समत में, जब थीटा 0 डिग्री का होगा फ्लक्स किसके बराबर होगा, E1। अब ये साइड देखें, एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रुख कर रही है, नीचे। एंगल कितनी डिग्री का, 90 का। ये फ्लक्स φ2, E cos 90, रिजल्ट क्या होगा, 0। अच्छा ये देखिए, ये ऊपर सकता है, ये ऐसी जगह पे है कि फील्ड यहाँ से यहाँ तक है, ये तो फील्ड से बाहर इलाका है, इसलिए यहाँ पे हमें जब CD लिखेंगे तो φ3 EA, तो मैंने आगे लिखा है 0A cos थीटा, ना मैंने एंगल लिखा ना ए, सिर्फ ई की जगह क्या पुट कर दिया, 0, लिहाजा रिजल्ट क्या हो गया, 0। यानी ये 0 इस वजह से हो रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके। अच्छा ये जो आखिरी पॉइंट है DA, इसमें देखें E डॉट ए cos 90 0, फ्लक्स क्या होगा, 0। तो याद रखें 2 का फ्लक्स इसलिए 0 हुआ कि एंगल 90 है, और 1 का फ्लक्स इसलिए 0 हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और सिर्फ फ्लक्स अगर पाया जाता है तो सिर्फ एक सरफेस पे पाया जाता है। अब हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा, इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं, EA + 0 0, आंसर क्या होगा, EA। ये इक्वेशन नंबर ए बन गई, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। गॉस लॉ अप्लाई करें, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू कहाँ से लेंगे, ये हमने 2 मिनट पहले लिखा है, क्यू बराबर है सिग्मा ए के, ये वैल्यू स्पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, बी। नाउ कंपेयर ए एंड बी, ए और बी को आप कंपेयर करें। ए को ए से बेटा क्या कर देंगे, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके। अब इसको अगर वेक्टर की डायरेक्शन देनी है तो इधर यूनिट वेक्टर लगा दें। ये हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटें हैं, तो कोई पूछे कि R यूनिट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, ज़ाहिर इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव, इट मीन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स क्या होगा, नेगेटिव। ये इसकी क्या हासिल होगी, डायरेक्शन। तो ये थी इसकी तीसरी एप्लीकेशन जो कि हम लोग गॉस लॉ के वाले से पढ़ रहे थे। अब बेटा इसमें ऑब्जेक्टिवली, जैसे मैंने पहले में कहा था कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अगर आप किसी डिवाइसेस को महफूज करना चाहते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ना करे, तो आप उसको एक कैविटी बॉक्स के अंदर रख दें तो महफूज हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है। आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, आर पे, ऐसे। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम कर रखी है यहाँ या यहाँ, ज़रा गौर से देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या बताता है, ज़रा आंसर पे गौर करें, बाई मैग्नीट्यूड वाले आंसर पे। क्या इसमें कहीं आर का जिक्र है, इट मीन ये इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। इसका मतलब इनफिनाइट शीट ऑफ प्लेन जो है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फासले या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। सिमिलरली हम इसको ज़रा गौर से देखें, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्या ये फासले पे डिपेंड करती है, नो। इसका मतलब ये है कि 2 अपोजिट प्लेट के दरमियान फासला कम या ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड मुतासर नहीं हो रही। इसी तरीके से इनफिनाइट शीट जो कितनी पावरफुल शीट है कि उसके फासले के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। तो ये थोड़ा सा टिपिकली डिफरेंट होगा, जो कि आम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़ाहिर ऐसा नहीं होता। तो ये थी बेटा हमारी एप्लीकेशंस कि गॉस लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं। 3 बेसिक एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का जो आर्टिकल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुतल्लिक होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।